नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश की सियासत में सामाजिक समरसता का एक ऐसा नया अध्याय लिखा जा रहा है जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। भोपाल के रविंद्र भवन से मुख्यमंत्री ने श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान और यात्रा का शंखनाद किया है। 13 संभागों के जिला अध्यक्षों को कलश सौंपे जा चुके हैं और संदेश साफ है कि बात सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीकों की नहीं है। जरा संगठन की विषाद को देखिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो टीम सामने आई है उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग की एक परफेक्ट मास्टर क्लास देखने को मिली। मध्य प्रदेश से लेकर देश के तमाम राज्यों के हर वर्ग को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या सामान्य वर्ग के नेताओं हो, उसको इस टीम में जगह दी गई। तो क्या यह सिर्फ एक अभियान है या फिर 2028 और 29 के चुनाव से पहले विपक्ष के जातिगत कार्ड को पूरी तरह से ध्वस्त करने का बीजेपी का ब्रह्मास्त्र? और क्या समरसता के इस नैरेटिव के आगे विपक्ष के पास कोई काट है? और सबसे बड़ा सवाल, नितिन नवीन की टीम में हर वर्ग को मिली है हिस्सेदारी, क्या सियासत का नया सच है? इन्हीं गंभीर सवालों पर आज पूरे देश और प्रदेश की नजरें टिकी हैं। वक्त आ गया है राजनीतिक दिग्गजों से सीधे सवाल पूछने का। चलिए शुरू करेंगे बहस, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया है। भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान और कलश यात्रा का शुभारंभ किया। सरकार का ये दावा है कि संत रविदास के समता, सेवा, सामाजिक न्याय और मानवता के संदेश को प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। 20 अगस्त से 10 सितंबर तक जिलों में कलश यात्राएं होंगी। इसके बाद 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा भी निकलेगी। लेकिन सरकार के इस अभियान को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि मोहन सरकार सामाजिक समरसता का संदेश लेकर मैदान में उतर रही है। जातिवाद और तमाम प्रकार के चुनौती भरे माहौल में हमको वापस समरसता लाने की जरूरत है। ये अद्भुत समय है और पंजाब गुरुओं की धरती पर रविदास जी महाराज के नाम पर विमानतल बनता है और वो नाम रविदास जी का रखा जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम तो मध्य प्रदेश वाले और भाग्यशाली हैं। 650वीं जयंती पर एक तरफ सागर के अंदर 100 करोड़ का वो बनकर के तैयार है। हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने वाले हैं, धूमधाम से उसका लोकार्पण कराएंगे। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के लिए जो पूरी योजना बनी है, उस पूरी योजना में सरकार इस पूरे पवित्र भाव के साथ जुड़ेगी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में भी सामाजिक समरसता की झलक देखने को मिली। हर वर्ग को उनकी टीम में जगह दी गई तो मध्य प्रदेश की भागीदारी बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रदेश के 7 नेताओं को जगह मिली है, जबकि 2023 में सिर्फ 3 नेताओं को केंद्रीय संगठन में जिम्मेदारी मिली थी। यानी बीजेपी संगठन में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व में इजाफा हुआ है। साथ ही पार्टी ने अलग अलग सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश भी की है। मध्य प्रदेश को 6 से अधिक लोगों को राष्ट्रीय कार्य समिति, हमारी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए, उसमें स्थान दिया है। मैं उन सबको बधाई देता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र का, हर वर्ग का और हमारे वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय कार्य समिति में जिनको उचित स्थान मिलना था, उन्हें स्थान देने का काम किया। कुल मिलाकर सरकार का सामाजिक समरसता अभियान और बीजेपी संगठन में मध्य प्रदेश का बढ़ता प्रतिनिधित्व एक साथ कई संकेत दे रहा है। क्या ये सिर्फ संगठन और सामाजिक जुड़ाव की कवायद है, या इसके पीछे आने वाले चुनाव के लिए सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की बड़ी रणनीति भी है? यही सवाल अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से।
बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। दो बातें हम कर रहे हैं आज, एक समरसता की, क्योंकि एक समरसता हमने देख रहे हैं अभियान जो चल रहा है बीजेपी का गुरु पूर्णिमा से संत रविदास की जयंती तक, और एक बीजेपी की जो टीम है जिसमें मध्य प्रदेश में पूरी समरसता दिखाई दे रही है। उसमें ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, वैश्य भी है, सवर्ण भी हैं। सवाल बड़ा है कि इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि जातिवाद के इस चुनौती भरे माहौल में सामाजिक समरसता बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़े एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, तो इसका मतलब साफ है कि सामाजिक समरसता एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में दोनों मोर्चे पर जो बीजेपी ने किया है उसको कैसे देखा जाए, राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी। मनोज जी, ये बात सही है कि वर्तमान में सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है। और जिस तरह से हमारा देश क्षेत्रवाद और जातिवाद में बटा है, राष्ट्रवाद की भावना गौण हुई है, उसके चलते सामाजिक समरसता वर्तमान की महती आवश्यकता है, ताकि हमारा देश एकजुट होकर रह सके। और वो एकजुट तभी होगा जब हम सामाजिक रूप से आपसी भेदभाव को छोड़कर समरसता के भाव से एक साथ रहेंगे, तभी ये देश, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ पाएगा जी। अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये जो संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, और जिस तरीके से शायद देश में इतना बड़ा पहला मंदिर सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिल्कुल बनवाया गया है, मैं समझता हूँ ये एक पहल है भारतीय जनता पार्टी की इस वर्ग के लोगों को अपने साथ बहुत अच्छी तरह से जोड़ने के लिए। ये बात सही है कि इस वर्ग का वोटर पहले कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था, लेकिन यदि हम दो, और ये 35 इनकी विधानसभा सीटें रिजर्व हैं और 4 इनकी लोकसभा सीटें हैं, और लगभग 14 से 16% के आसपास इनकी आबादी मध्य प्रदेश में आकी जाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक ये माना जाता था कि ये कांग्रेस की तरफ इनका झुकाव है, लेकिन 2023 के यदि हम विधानसभा के आंकड़े देखें तो मैं समझता हूं कि 35 सीटों में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर ये बता दिया है कि वो कांग्रेस के उस कोर वोटर को अपनी तरफ करने में सफल रही है, जिसकी दम पर कांग्रेस सरकार बनाती रही। लेकिन तो हम इसको मध्य प्रदेश के नजरिए से क्यों देखें? उत्तर प्रदेश में भी इसको हम संत रविदास को मानने वालों की बड़ी संख्या बनारस के पास एक गांव में वो हुए हैं, और पंजाब में 40% आबादी ऐसी है दलित जो रेदासिया कहलाई जाती है, रविदास को मानती है। तो दो राज्यों में चुनाव भी 2027 में होना है। तो ये बिल्कुल सही बात है, आपका जो प्रश्न है वो सही है। ये अकेले मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। इसको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी देखना होगा, इसको पंजाब के संदर्भ में भी देखना होगा। और अकेले रैदास नहीं, अकेले रविदास जी नहीं, बल्कि कबीरदास जी, मलुकदास जी, सहजोबाई, ये 4 नाम एक ऐसे नाम हैं जो इस वर्ग के लोगों में अपना बहुत प्रभुत्व रखते हैं, और इनके मानने वाले बहुत हैं। खासकर पंजाब में ये डेरा संप्रदाय चलता है, तो इनके डेरे बहुत हैं, बिल्कुल 40 से ज्यादा डेरे हैं जिनका बड़ा प्रभाव है, हरियाणा में भी और पंजाब में भी। जी, जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, और अकेले इस वर्ग के लोग नहीं जुड़े हुए हैं, अन्य समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है पंजाब और हरियाणा की। केवल इस वर्ग के लोग नहीं है, अन्य वर्ग के लोग भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लोगों का, लेकिन बहुत लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता और पार्टी, इसीलिए दोनों सामाजिक समरसता भी और राजनीतिक समरसता की भी जुगाड़ बीजेपी कर रही। तो लेकिन ब्रजेश जी कि आप भी मध्य प्रदेश की राजनीति को नजदीक से देख रहे हैं, एक तरफ समरसता यात्रा और दूसरी तरफ नितिन नवीन की टीम, जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की गई है, तो संदेश साफ है कि कांग्रेस के जो जातिगत जनगणना के जो नैरेटिव है उसकी भी काट ढूंढना है, और जो वोट बैंक बीजेपी के पाले से छटकता रहता है फिर आ जाता है, उसको बनाए रखना भी एक इस पूरे कवायद में हम देख सकते हैं। देखिए मनोज जी, 2 चीज़ें हैं, एक तो सामाजिक समरसता की बात करना, और दूसरा सामाजिक समरसता की तरफ आपको ध्यान देना और उसको लागू करना। बिल्कुल। तो आप देखिए, सामाजिक समरसता की यदि बात हो रही है, यदि बीजेपी उस दिशा में बढ़ रही है, तो नया नहीं है, क्योंकि उसकी मात्र संस्था ये काम करती रही है और लगातार करती आ रही है।
तो जब आप मात्र हाँ, संस्था एक करती आ गांव, रही, एक शमशान, एक हाँ। कुआं, एक मंदिर। तो यदि वो इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो एक कदम आगे कह सकते हैं कि एक संस्था है आरएसएस जो काम कर रही है उस दिशा में। आप देखिए मध्य प्रदेश की यदि पृष्ठभूमि से हम देखें तो वहाँ पे उतनी छुआछूत नहीं है। कुछ हिस्सों में हम चले जाएंगे, बिंद के में चले जाएंगे, बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा ले लेंगे, या हम ग्वालियर चंबल का एक हिस्सा ले लेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन यदि हम उत्तर प्रदेश से तुलना करें, बिहार से तुलना करें, हिमाचल से तुलना करें, हरियाणा से तुलना करें तो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में उतना ना छुआछूत की वो है ना उतनी, और इसके बावजूद यदि सरकार इस दिशा में काम कर रही तो निश्चित तौर पर सोने पर सुहागा ही कह सकते हैं। बिल्कुल। किसी योजना में आपको सरकार की समरसता नहीं दिख रही है क्या? किसी से भेदभाव दिख रहा है क्या? निश्चित तौर पर सरकारें उस दिशा में काम करती रहीं, लेकिन बेहतर काम होता तो आज हमें इस पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। अब तक हम आजादी के 75 साल तक अब तो 80 हो गए। हाँ जी। 80 हो गए, हम तो कम से कम वो कर ही सकते। 5 साल छोड़ दीजिए कि भाई 5 साल बाद तो आपने काम करना शुरू किया, उस दिशा में आपने कानून बनाना शुरू किया, सब कुछ किया, लेकिन हम वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाए? वो छुआछूत हमने अपने जीवन काल में देखी सु, लेकिन आज की परिस्थिति में वैसी नहीं है। और दूसरी जो बात आप कह रहे हैं राजनीतिक रूप से, निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी हिंदुत्व के छाते में एक समान लेकर आई, ना जातियां बट रही हैं और ना जातियों के आधार पर, हिंदू होने के नाते, हिंदू होने के आधार पर आदमी वोट कर रहा है। बिल्कुल। तो आप देखिए वही कांग्रेस अभी जो हमने कहती पश्चिम थी, बंगाल में देखा ताजा ताजा। हाँ, जो वही कांग्रेस जो कहती थी ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जो जातीय जनगणना का विरोध करती थी, उसे सियासत में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए आप देखिए जातीय जनगणना की बात कर रही। तो एक तरफ हो गया बात करना अलग बात है और दूसरी तरफ काम करना अलग बात है। तो जो बेसिक अंतर है वो निश्चित तौर पर, जहां तक आपने नितिन नवीन जी की टीम की बात की है, तो देखिए आप कांग्रेस के पास कहने को क्या, मध्य प्रदेश में कहते हैं चाहे पंचायती राज की बात करें तो हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, तो समानता का अधिकार की बात, वहीं छुआछूत पर जो समरसता की बात आती है वहीं समानता की बात आती है। बिल्कुल। कि आज तक हमको समानता मिली क्यों नहीं? महिलाओं को उनको संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में अधिकार अब जाकर क्यों मिला? पहले ही मिल जाना चाहिए था। आपका मन बदलने में, आपकी मानसिकता बदलने में बहुत समय लग जाता है, पीढ़ियां लग जाती हैं। तो जब तक एक 2-4 पीढ़ी ये मानसिक रूप से तैयार हो जाएगी कि हमको बराबर का हिस्सा देना है, आज आपने दे दिया, आप देखिए किस तरह से व्यवहार होता है कि लड़कियों से लिखवा लिया जाता है कि भाई मुझे हिस्सा नहीं चाहिए और हिस्सा अब बेटे को दे दिया जाता है। ये मानसिकता बदलेगी ना धीरे धीरे। और एक समुदाय में तो हिस्सेदारी नहीं माना जाता। हाँ, हिस्सेदारी नहीं आती, वहां तो वस्तु हो गई महिला। तो आप देखिए जब आप जिस दिशा में काम करेंगे तो 1-2 पीढ़ी के बाद, 3 पीढ़ी के बाद वो बदलाव आपको अंतर एकदम बिल्कुल साफ दिखेगा। वही है, आप देखिए बीजेपी में महिलाओं की बात की उन्होंने, महिलाओं को आप पूरा प्रतिनिधित्व देख लीजिए, जाति के आधार पर चाहे वर्ग के आधार पर वो तमाम राजनीतिक दल करते हैं, चाहे कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। लेकिन जब से जागरूकता आई, जब से महिलाओं को पता चला कि हम भी एक वोट बैंक है, पहले तो घर के पुरुष ने कह दिया, मुखिया ने कह दिया तो वोट डाले आइए, वहां पे डाल के बता रहे हैं कि हम ही वोट बैंक हैं। हाँ, बाकी अब तो उनको सितार पता बितारे चला। हैं। पहले एक था वर्ग जिसको साधने के तमाम राजनीतिक दल कोशिश करते थे मनोज जी, चाहे वो सबसे गरीब वर्ग हो, जो अवकाश लेकर दलित वर्ग हो, जो वोट का महत्व समझता था या वोट डालता था, एक अल्पसंख्यक समुदाय होगा मुस्लिम के, भाई एक मुश्त वोट डालता था। तो तमाम राजनीतिक दलों को देखिए आप, वो उस तरफ फोकस करते थे कि ये वोट बैंक। कांग्रेस आज तक वही फोकस कर रही ना, बिल्कुल। और कहते थे प्रधानमंत्री कहें जब आप देश का कि सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय को सरकारी संसाधनों में पहला हक है, तो आप इससे सोच लिए कि समानता आ कहां रही है, समरसता है कहां। लेकिन अब सब जब वोट की ताकत पता चल जाती है तो आपको तमाम चीजें करना पड़ती हैं। तो वोट महत्वपूर्ण है। कुछ लोग सत्ता में आने के लिए जतन करते हैं, वो समरसता की बात करते हैं, कुछ लोग उस दिशा में काम करते हैं कि वाकई में समरसता आ जानी चाहिए। लेकिन आलोक जी एक बड़ा दिलचस्प बात है कि कांग्रेस लगातार हम देख रहे हैं कि वो ओबीसी की बात कर रही है, वो SC ST की बात कर रही है और बयानबाजी कर रही है। वो बीजेपी हम देख रहे हैं मंडल स्तर, बूथ स्तर तक कलश यात्रा निकाल रही है। तो जो 28 की लड़ाई, 27 की हमने अभी बात की यूपी और पंजाब की, लेकिन मध्य प्रदेश की जो 28 की लड़ाई है वो एक तरफ से कमरा की राजनीति और एक तरफ से जमीन की राजनीति के बीच हो सकती है। फिर तो बिल्कुल हो सकती है, ये कोई नई बात नहीं है मनोज जी। और ये जो सारा सेटअप चल रहा है, ये जो सारी योजनाएं चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, उसका पूरा फोकस मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव और देश का लोकसभा चुनाव है। इसके साथ साथ ये जो 7 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उनमें फोकस है। और इसमें गलत क्या है? प्रत्येक राजनीतिक दल का एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता हासिल करना, और उसके लिए वो अपने अपने प्रयास करती है।
लेकिन जितना शानदार फ्रेम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किया है, उसकी काट इस समय तो नहीं दिख रही है, क्योंकि एससी जो वोटर है वो अकेला 35 सीट पर, अपन मध्य प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो केवल 35 सीट पर नहीं है। इसके अलावा 35 से 45% सीट, 35 से 45 के बीच विधानसभा सीट ऐसी मध्य प्रदेश की जहां ये वोटर 10 से लेकर 20% है। और मैं समझता हूं 10 से लेकर 20% का जो वोट है वो किसी भी पार्टी की सत्ता को बनाने में और सत्ता को मिटाने में ये 35 सीटों में बहुत कारगर होगा। तो बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है उससे ये वोट बैंक जुड़ा है। अब चाहे वो लाडली योजना हो, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे वो कुटीर हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, इवन चाहे वो बीबी रामजी योजना हो, कैटल शेड हो, कपिल धारा हो, मुर्गी पालन हो, खेत तालाब हो, खेत समतलीकरण हो, हर योजना का लाभ मध्य ड्रोन प्रदेश दीदी, सरकार, लखपति दीदी लंबी फहरिस्त है। दीदी, ये तो मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन आप ये तय मानिए कि इन योजनाओं का मैक्सिमम लाभार्थी इस वर्ग के हैं। और जब इस वर्ग के लाभार्थी हैं तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक में तब्दील होंगे। 2023 के चुनाव में इन्होंने बता दिया, जी 2018 के चुनाव में ये नाराज थे। भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें नहीं जीत पाई थी उस समय। बिल्कुल, और 112 थी, लेकिन वोट शेयर फिर भी ज्यादा था, 50,000 के आसपास वोट ज्यादा मिले। वोट शेयर ज्यादा था। लेकिन इस बार के चुनाव में एक चीज और मेरे देखने में आई, मनोज जी आप तो खैर इसके विशेषज्ञ हैं, जो अपनी एसटी की जो 47 सीटें हैं जी उसमें भारतीय जनता पार्टी 24 जीत पाई, या भारतीय जनता पार्टी कम रही बनिस्बत एससी सीटों के। तो ग्वालियर ये चंबल में भारतीय, बड़ा सेटबैक हुआ था बीजेपी को, क्योंकि वो बहुत जो setback हुआ, आंदोलन हुए बहुत वहां setback। 2-2। उससे बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन आप ये तय मानिए कि चंबल और ग्वालियर संभाग हुआ, बुंदेलखंड हुआ, विंध्य हुआ और मध्य भारत हुआ, यहाँ ये जो रविदास जी की जयंती जिस तरीके से मनाई जा रही है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा समाज रहता है। बिल्कुल और ये समाज आपसे जुड़ा है, जुड़ेगा, इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा, निश्चित रूप से। बिल्कुल। मनोज जी, तो ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कि प्रतीकों की राजनीति भी बहुत होती है बीजेपी में, कि जैसे मान लीजिए रविदास का मंदिर है, गुरुद्वारे की बात हो रही है। हमने इसके पहले सिंगस में देखा था कि समरसता महाकुंभ का आयोजन किया गया था। तो केवल ये इतने प्रयास भर पर्याप्त हैं इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए, या इस वर्ग को बनाए रखने के लिए, या इसके ऊपर भी बीजेपी को कुछ और प्रयास करना होंगे? देखिए मनोज जी, बीजेपी एक क्षेत्र में काम नहीं कर रही। वो सामाजिक सम्मान की जो बात कर रहे हैं, प्रतीकों की बात कर रहे हैं, जो आर्थिक रूप से किस तरह से मजबूत हो उस पर है, प्रतिनिधित्व देने की बात हो, चाहे संगठन में देने की बात हो, तो वो हर क्षेत्र में काम कर रही है। तो आप यही देखिए ना, जो प्रयास कर रहे हैं वो उसी की बदौलत तो ये कभी वोट बैंक दलित हुआ या आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस का खांटी वोट बैंक कहलाता था, तो क्यों आ गया वो बीजेपी के पाले में? क्योंकि एक तो शिक्षा महत्वपूर्ण है। लोग फर्क महसूस करने लगे हैं कि कौन अच्छा है, कौन हमारे लिए चिंता कर रहा है, कौन चिंता की बात कर रहा है, चिंता का दिखावा कर रहा है, तुलना कर रहे हैं ना। आज बेहतर विकल्प दे दे, हो और सकता है सोशल कांग्रेस, मीडिया में आप किसी से कुछ तथ्य छिपा भी नहीं सकते। छिपा भी नहीं सकते, आप किसी को बहला नहीं सकते हो। आदमी क्रॉस चेक करता है, आज की तारीख में फैक्ट चेक करता है, उसे पता है। और जो आदिवासी और जो गरीब तबका था जिस दौर में, यदि वो था कि भैया कांग्रेस ही हमारी है, इंदिरा गांधी है, सब कुछ हमारे लिए कर रही है, एक कुटीर दे रही हैं, एक बत्ती कनेक्शन दे दिया, और वो मान जाता था तबका। लेकिन आज उसको पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन हमारी ताकत क्या है और हमें क्या मिलना चाहिए सरकारों से उम्मीद। हो सकता है कांग्रेस बेहतर मॉडल दे तो उनके पाले में चले जाएं, क्योंकि विकल्प तो देखें, विकल्प है ना। ऐसा नहीं है कि आदिवासी पूरा उठकर बीजेपी के पाले में आ गया या दलित पूरा उठकर बीजेपी के पाले में आ गया। हमने 2018 में देखा है, इधर उधर होता रहता है, भरोसा थोड़ा टिका उधर चला जाता है। लेकिन मजबूती करने की दिशा में आप क्या कर रहे हो? आज तक आप यदि बात कर रहे हो कि साहब पट्टा, तो पट्टे क्यों नहीं दिए भाई आपने अभी तक? आज तक जंगल की बात कर रहे हो तो पहले ही अधिकार क्यों नहीं दिए? लेकिन कभी आपने पैसा एक्ट का बात की, कभी आपने उनको वो अधिकार दिए, कभी उनके रोजगार की। पलायन आज शुरू नहीं होगा। यदि आज कांग्रेस कहती है साहब पलायन हो रहा है, तो पलायन आज नहीं हो रहा है ना, आज उस दिशा में काम होता दिख रहा है। तो आदिवासी अंचल हो, चाहे दलित क्षेत्र हो, चाहे वो SC ST की सीटें हो, सब लोग देख रहे हैं ना किस दिशा में काम हो रहा है, चाहे सड़कों का हो, चाहे उद्योग का हो, तो अंतर पता है। जो भी एक योजनाएं गिनाई हमने देखा, आलोक जी ने एक भी, के बाद तमाम एक, सारे तो वर्ग को एक उसका चीज लाभ नहीं है मिल ना रहा है। मनोज जी, सिर्फ मंदिर बना दिया आपने, कलश यात्रा निकाल ली, तो आप वो कर रहे हो। देखो सब तरफ,
चाहे आदिवासियों के जननायकों को देखिए आप, उनको सम्मान देने का काम किया, उनको उनके नाम से वो करा, नामकरण किया। बाबा साहब इसके के जो पंचतीर्थ है उनका जो पंचतीर्थ उनका कायाकल्प हुआ किया। मोदी सरकार में, वो तो आप सबसे बड़ा देखिए, उदाहरण है। हाँ, सब चीजें कर रहे हो ना, एक तरफा नहीं कर रहे हो आप। चाहे आवास देने की बात हो, चाहे नल जल योजना की बात हो, चाहे सड़क बनाने की बात हो, सब तरफा कार्य चल रहा है, चौतरफा। क्या आप क्षेत्रों में विकास कर रहे हो, उनको रोजगार देने का काम कर रहा हो, उनका जीवन स्तर सुधारने का काम कर रहा हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहा हो, उनके नायकों को वो पहचान भी दो, सम्मान भी दे रहा हो और उनको भागीदारी भी दे रहा हो। तो अब जब चारों तरफ से काम होगा तो निश्चित तौर पर भरोसा किस पर होगा? वोटर को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वोटर बहुत समझदार हो गया है, वोटर बहुत समझदार हो गया है। शिक्षा का ये प्रभाव हुआ है कि वोटर को अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल। वो अपना भला बुरा समझता है, और मैं समझता हूँ लगभग 90% वोटर, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो ये समझता है कि हमारा भला और बुरा किसमें है, तो उनको ठीक बात करे। तो ये तो मतपेटियों से जो नतीजे निकलते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस को उसमें लगता है कि भैया ये तो मैनिपुलेट कर दिया है। कभी वो चुनाव आयोग पे आरोप लग मनोज जी, जाते आप हैं। देखिए कि जब चुनाव पहले 30%, 40% लोग सरकार चुनते थे, बिल्कुल। आज 70%, 75%, 80% तक लोग चुन रहे हैं ना सरकार। तो जागरूकता पश्चिम तो है ना। बंगाल में तो हमने 90% से ऊपर देखा, बिहार में हमने देखा है। तो ये जागरूकता का ही असर है, ये शिक्षा का ही असर है कि आदमी को पता चला वोट की ताकत क्या है। नहीं तो हमने देश में 30%, 40% लोगों की सरकारें बनती, उस पर भी बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, उस मतपेटियां लूट ली 40 जाती में थी। भी 40% मिलता था ना पार्टी को, बाकी 60 तो बढ़ जाता था। 60 तो बढ़ जाता था। तो वो 20% की आबादी थी, 20% की सरकार थी, 100% पे राज करती थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि समरसता अभियान जो चल रहा है, ये नीचे तक इसका असर दिखना चाहिए, और जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनको भी चिंता करना चाहिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आप राजनीतिक दलों पर डाल के भरी नहीं हो सकते हैं कि सामाजिक समरसता उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनमें से अधिकांश तो सामाजिक समरसता तोड़ने में विश्वास रखते हैं। जोड़ने का काम तो समाजों को, आपको, हमको करना पड़ेगा। वो शायद राजनीतिक दल इसको भी ध्यान रखेंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका। तो इस संवाद से एक बात तो साफ है कि समरसता का सियासत में समरसता का ये समरसता काल कह सकते हैं कि संत रविदास महाराज के संदेश के शुरू हुई ये यात्रा, और नितिन नवीन की टीम में हर वर्ग को मिला यह प्रतिनिधि दिखाता है कि बीजेपी ने जमीन पर अपनी सोशल इंजीनियरिंग का अवैध किला तैयार किया है। अब विपक्ष इसे भले ही चुनावी चश्मे से देखे, लेकिन राजनीति का सच यही है कि जो जनता के बीच जाएगा वो हर वर्ग को हिस्सेदारी देगा। बाजी उसी के हाथ लगेगी। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का ये समरसता संकल्प विपक्ष के जातिगत कार्ड पर कितना भारी पड़ता है। आज के लिए अटेंशन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।